हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। हम लोग देख रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट और आज देखेंगे सेट नंबर 13। इस सीरीज के पीछे जो भी क्लासेज हुई है उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जा करके आप पीछे के सभी क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैचेज चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी क्लासेज आप देख रहे हैं इसका पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका जो आपका टेलीग्राम है उसके ऊपर। तो सभी लोग जाकर के मैथ्स वाटिका टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ से पीडीएफ मिलेगा जहाँ से आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। सारे नए क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराए जा रहे हैं और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ध्यान में रख करके यहाँ जो 15 क्वेश्चन का आपका सेट चल रहा है वह आपके एग्जाम के लिए, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। चाहे आप रेलवे के किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या बिहार एसएससी है ना, या फिर कोई और गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए यह जो सीरीज चल रहा है वो बहुत बेहतरीन है। सारे एग्जाम के क्वेश्चंस को हम बारी बारी से आपके बीच लाते रहेंगे। मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी आपका यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ जो आंकड़ा दिया गया है उसके आधार पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। हमें क्या बताना है कि इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प गलत है, किसके आधार पर, यहाँ जो आंकड़ा दिया गया है उसके आधार पर। हमें क्या बताना है, हमें यहाँ रिलेशन बताना है माध्यिका, बहुलक और माध्य। तो हम सबसे पहले यहाँ पे माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं ना, पहले इन आंकड़ों को हम अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज देख लीजिए, इसमें एक जो है वह कितनी बार आया है, एक सिर्फ एक बार आया है। तो यहाँ पे हम लिखे एक। आंकड़ा जो भी दे रखा है उसको हम अरेंज करते हैं, कहने का मतलब इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। एक के बाद देखिए दो, दो कितनी बार आया है, देखिए दो, एक दो, दो आपका दो बार आया है, तो दो को हम लिख देंगे यहाँ पे दो बार। आगे देख लीजिए अगला नंबर क्या है आपका, तीन। तीन देखिए कितनी बार आया है, एक दो और एक तीन, तीन आपका तीन बार आया है। तो तीन को हम कितनी बार लिखेंगे, तीन को हम लिखेंगे तीन बार। बस अरेंज करके यहाँ पे अभी हम लोग लिख रहे हैं। चार कितनी बार, चार एक और एक दो बार, चार आपका दो बार हो गया। ठीक उसी प्रकार से पाँच कितनी बार है यहाँ पे, पाँच भी आपका देख लीजिए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, पाँच भी दो बार है। छः भी आप देख पा रहे होंगे इसमें, तो छः भी कितनी बार आया है, छः भी आपका दो बार आया है। सात नहीं है, उसके बाद सीधा क्या है, सीधा आपका आठ है। ठीक है, तो जो भी यहाँ आंकड़ा दिया गया था, डाटा दिया गया था, उसको हम लोग आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिए। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, टोटल कितना डाटा है, 13। अगर हमें इसका माध्य निकालना है, माध्य कहने का मतलब है कि अगर इसका आपको माध्य यानी मीन निकालना हो, ठीक है, क्या निकालना हो, इसका मीन निकालना हो, माध्य निकालना हो, तो माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो सभी नंबर को जोड़िए, एक और दो तीन, दो पाँच, तीन आठ, तीन 11, तीन 14, चार 18, चार 22, पाँच 27, 27 और पाँच 32, छः 38, 38 छः 44 और आठ 52। इन आंकड़ों का योग कितना हो गया, 52। और आंकड़ों का संख्या कितना है, यह कुल कितनी बार आया है, 13 बार। तो 52 बट्टा 13, माध्य कितना हो गया आपका, माध्य यहाँ पे निकल गया 4। माध्य कैसे निकालेंगे, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब होता है मीन। आगे चलिए, आगे हम इसका माध्यिका निकालते हैं यानी मीडियन निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए क्या करना होता है कि माध्यिका निकालने के लिए संख्याओं को जो है या तो आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में सजाइए, लेकिन डाटा जो होगा वो आपका अरेंज रहना चाहिए, चाहे आरोही हो या अवरोही, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन डाटा अरेंज होना चाहिए। और दरअसल यहाँ पे हम लोग माध्यिका निकालने के लिए ही डाटा को अरेंज किए। अब अरेंज करने के बाद जो नंबर बिल्कुल बीच में आएगा, जो बीचों बीच आएगा, वह आपका माध्यिका हो जाएगा। तो 13 नंबर है, तो दो दो चार, 6 नंबर इधर से आप हटाइए और 6 नंबर इधर से आप हटाइए, बीच में क्या बच रहा है, 4, यानी माध्यिका इस क्वेश्चन में 4 हो जाएगा। और अब हमें बताना इसका बहुलक, बहुलक यानी कि मोड। बहुलक क्या होगा, इस पूरे सीरीज में देख लीजिए, यहाँ जो संख्या का आप समूह देख रहे हैं इसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया होगा, तो सबसे ज़्यादा बार देखिए तीन कितनी बार आया है, 3 बार। बाकी सभी नंबर जो है या तो 2 बार या फिर 1 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार जो है वह आपका 3 आया है, तो 3 इसका बहुलक हो जाएगा। माध्यिका का मतलब क्या होता है, मीडियन होता है, और बहुलक का मतलब होता है आपका मोड। तीनों चीज़ यहाँ पे हम लोग निकाल लिए। अब आइए देखते हैं, माध्यिका बड़ा है बहुलक से, देख लीजिए यहाँ पे माध्यिका बड़ा है बहुलक से, यह तो आपका सही हो गया। माध्य बराबर माध्यिका, देख लीजिए यहाँ पे माध्य भी 4 है, माध्यिका भी 4 है, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा देखिए बहुलक छोटा है माध्य से, बहुलक देख लीजिए, बहुलक क्या है, छोटा है आपका
बहुलक छोटा है, बहुलक 3 है, माध्य कितना है 4 है, यह बात भी सही है। आगे क्या बोला है, माध्य बराबर बहुलक, क्या माध्य बराबर बहुलक है, माध्य 4 है बहुलक 3 है, बराबर नहीं है। यही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो यही विकल्प गलत है और जो विकल्प गलत है वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें उसी ऑप्शन को चुनना था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आइए। देखिए यहाँ क्या बोला, यदि किसी श्रृंखला का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक, बोला यदि किसी श्रृंखला का बहुलक माध्य से 9 अधिक, बहुलक यहाँ पे दे रखा है, बहुलक के बारे में बोला है कि जो बहुलक है ना वह माध्य से कितना अधिक है, बहुलक जो है वह आपका माध्य से 9 अधिक। इसका मतलब है कि अगर इसका माध्य जो है वह आपका x है तो बहुलक क्या हो जाएगा, x + 9 हो जाएगा। ऐसा इस क्वेश्चन में बोल रखा है, यदि किसी श्रृंखला का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक। तो हमें बताना है बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। किसका अंतर बताना है, बहुलक और माध्यिका के बीच। गौर से देखिएगा, माध्य माध्यिका और बहुलक में एक रिलेशन होता है जिसके ऊपर आधारित क्वेश्चन खूब एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। वह क्या है, वह है आपका बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका। माध्यिका में कितना से गुना करते हैं हम लोग, 3 से, तो 3 गुना माध्यिका और -2 गुना माध्य। 3 गुना माध्यिका -2 गुना क्या होता है, 2 गुना आपका माध्य होता है। यह आपका होता है बहुलक निकालने का बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, सॉरी, बहुलक निकालने के लिए तो हम लोग जब डाटा दिया रहता है तब तो डायरेक्ट करते हैं, लेकिन जब माध्य माध्यिका बहुलक में से कोई 2 दे करके तीसरा आपसे पूछता है, या फिर हम यूँ कहें कि माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो यही होता है कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह आपका फॉर्मूला है। इसको ध्यान कैसे रखना है, तो देखिए माध्यिका लिखने में ज़्यादा अक्षर का उपयोग होता है, तो बड़का में 3 से गुना और छोटका में 2 से गुना, ऐसे आप याद रखिएगा। बड़का में 3 से गुना और छोटका में 2 से गुना। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। अब यहाँ देख लीजिए, बोला क्या है, बहुलक कितना है, x + 9, तो बहुलक के जगह हम लिखेंगे x + 9 बराबर, यहाँ देख लीजिए 3 गुना क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा यह आपका माध्यिका। ठीक है, और -2 गुना माध्य। माध्य कितना है आपका x, तो यह आपका 2x हो जाएगा। क्लियर, -2x इधर आके x में जुटेगा तो इधर हो गया आपका 3x + 9। अच्छा, एक चीज और देखिए, 3 इधर गुना में इधर आएगा तो 3 भाग में आ जाएगा ना। -2x बराबर किधर आएगा, +2x, तो x में 2x जोड़ेंगे तो 3x + 9 अपने जगह पर, और 3 इसके गुना में इधर आएगा तो भाग में। यह क्या है आपका, यह आपका माध्यिका है। तो यहाँ से आपका माध्यिका निकल जाएगा। जब 3 से भाग करिएगा तो देख लीजिए, दोनों में 3 से भाग होगा ना, तो 3x में 3 से भाग करिएगा, यहाँ बचेगा x, और 9 में 3 से भाग करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3, तो x + 3, यही तो इसका मान आया ना, तो x + 3 आपका माध्यिका हो गया। हमें क्या बताना इस क्वेश्चन में, बहुलक और माध्यिका का अंतर। अब आंसर यहाँ पे देख लीजिए क्या है, बहुलक और माध्यिका का अंतर। तो बहुलक बताइए कितना है, सर बहुलक है x + 9, और माध्यिका कितना है, माध्यिका है x + 3। तो हमें क्या करना है, इस दोनों का अंतर निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है, अंतर मतलब घटा लीजिए। तो घटाइए, x + 9, जिसको घटाते हैं उसका चिन्ह बदलता है, तो -x -3 + x -x कैंसिल, 9 में से 3 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 6। यही आपके क्वेश्चन का आंसर, विकल्प बी। हमें क्या बताना था इस क्वेश्चन में, अंतर बताना है बहुलक और माध्यिका का। तो बहुलक हमारे पास पहले से क्या था, x + 9 था, और माध्यिका कितना आया, माध्यिका आपका x + 3 आया। दोनों का अंतर निकालना है, तो इसमें से इसको हम घटा लेंगे। आंसर हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। आगे बढ़िए, बोला निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसमें से कौन सा है जो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। माध्य आपका ऋणात्मक हो सकता है, अगर नेगेटिव नंबर्स ज़्यादा आपको मिल गया तो यह तो ऋणात्मक हो ही सकता है, तो माध्य आपका ऋणात्मक हो सकता है। बहुलक भी ऋणात्मक हो सकता है, अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसका रिपीटेशन सबसे ज़्यादा बार हो गया तो वही बहुलक हो जाएगा। माध्यिका भी आपका क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि जो बीच में नंबर आएगा वही माध्यिका होगा, चाहे पॉजिटिव नंबर आए या नेगेटिव। लेकिन मानक विचलन जो है वो आपका नेगेटिव नहीं होगा। तो हमारा आंसर वही होगा कि कौन नहीं होगा, जो नहीं होगा वही आंसर होगा। तो मानक विचलन हमारा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप मानक विचलन निकालते हैं ना तो क्या लिखते हैं, मानक विचलन का फॉर्मूला, मानक विचलन का आप फॉर्मूला लिखते हैं √, क्या लिखते हैं, √ प्रसरण। प्रसरण के वर्गमूल के बराबर ही मानक विचलन होता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप रूट करिएगा तो इसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों आता है, तो इस वजह से जहां भी इसका फॉर्मूला लिखा रहता है उसके साथ मॉड लगा रहता है। मॉड लगा रहने का मतलब है कि अब यहां से आपको इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं लेना है। तो मानक विचलन हमेशा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। रूट करने पर वैल्यू प्लस माइनस जरूर आता है, लेकिन चूंकि मॉड लगा है इसलिए हमेशा क्या लेना है, आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। तो मानक विचलन आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए।
बोला है एक गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है। 704 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ होना चाहिए, बढ़ जाता है। तो हमें बताना है कि पाई का मान 22/7 नहीं भी देता तो हम लोग यही करते, पहले गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे देख लीजिए क्या मानेंगे। सबसे पहले जो गोला है उसका त्रिज्या हम आर मान लेते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले गोले का त्रिज्या हम क्या मान लिए, आर मान लिए। अब बोला है कि त्रिज्या में जो है वो वृद्धि कर दिया गया है, कितना का, 2 सेंटीमीटर का। तो नया वाला त्रिज्या कितना हो जाएगा, r+2। पुराना वाला त्रिज्या कितना, r, और नया वाला त्रिज्या r+2 हो जाएगा। एक बात बताइए कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। सर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। यह होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर अर्धगोला होगा तो 2 पाई r², और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r²। यहाँ गोला है, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, सब एक ही होता है, 4 पाई r²। सवाल यह बोला है कि गोले की त्रिज्या में जब हम 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करते हैं तो फिर क्या होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। इसका मतलब है त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 का अंतर आता है। तो हम यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर निकालते हैं। देख लीजिए क्या होता है, 4 पाई। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 पाई r²। तो त्रिज्या में जब 2 की वृद्धि करते हैं तो त्रिज्या r+2 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस जब त्रिज्या हम r लेंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यही तो होगा, 4 पाई r²। और इसी का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, इसी का वैल्यू आपका दे रखा है 704। हम इस बात को रिपीट करेंगे, ध्यान से समझिएगा, कितना दे रखा है, 704। देखिएगा 4 पाई दोनों के साथ है तो 4 पाई r²। इसका मतलब है कि त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर वृद्धि करने के बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 4 पाई r², इसका मतलब है कि पहले वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यह हो गया वृद्धि करने के बाद, और यह पुराना वाला, और दोनों का अंतर कितना का, 704 का। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए 4 पाई है ना, तो 4 को अपने जगह रहने दीजिए, क्लियर, या इसको 4 पाई अभी रहने देते हैं, अगले स्टेप में इसको हम काटेंगे। 4 को अपने जगह रहने दीजिए, पाई का मतलब क्या होगा, 22/7 हो जाएगा। आगे चलिए, r+2 का होल स्क्वायर, तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab, तो 2 गुना r गुना 2 यानी कि 4r, और प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर 4। यह a+b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़े, और माइनस यहाँ पे क्या है, माइनस यहाँ पे r² है, और इसका वैल्यू कितना है आपका, इसका वैल्यू 704 इस क्वेश्चन में दे रखा है। आइए अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। अगर हम इसको काटे 22 से, तो देखिए 22 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 तिया 66, 4 बचेगा, 22 दूना 44। 4 से फिर यह वैल्यू कट जाएगा, 4 से अगर इसको हम काटेंगे तो 4 8 32 हो जाएगा। बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं, लेकिन एक चीज़ और देखिए, r² इधर अंदर वाला कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। r² प्लस में, r² माइनस में, काट दीजिए। इधर क्या बचा आपके पास अंदर में, 4r + 4 बराबर इधर क्या हो जाएगा, 7 भाग में इधर आएगा तो गुना में 56। अब 56 है, +4 इधर आके 56 में से घटेगा, कितना हो जाएगा, 52। 52 किसका मान होगा, 52 4r का मान। तो r का मान क्या होगा, 52/4 यानी कि 13। r क्या माने थे, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या। पहले वाले वृत्त की त्रिज्या ही यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो हमारा आंसर विकल्प डी बन जाएगा। ठीक है, इंसुरेशन है, फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला यही है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 4 पाई r², और अगर आयतन पूछता तो 4/3 पाई r³ हो जाता। आगे चलिए, बोला एक गोले की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो नया आयतन मूल आयतन के बराबर होगा। जैसे बोला है यहाँ पे वही करिए। एक चीज देखिए, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का जो आयतन होता है वह होता है आपका 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r³, यही तो होता है। जब सवाल वृद्धि कमी का रहे, ठीक है, जब सवाल किसका रहे, वृद्धि कमी का रहे, कि 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, 3/4 कर दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन में तब आयतन क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि फॉर्मूला, जिसमें वृद्धि कमी पूछेगा फॉर्मूला वही लगाना है, लेकिन कांस्टेंट का आपको यूज नहीं करना है। तो यह कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, 4/3 और पाई का मान भी 22/7 होता है, तो यह कांस्टेंट हो गया ना। हम लोग नंबर्स को कांस्टेंट बोलते हैं, और जो आपका ABCD यूज करते हैं PQRS XYZ, यह वेरिएबल कहलाता है। केवल वेरिएबल का यूज करना है। तो r³ करिए। बोला क्या इस क्वेश्चन में, बोला त्रिज्या को आधी, तो त्रिज्या को के जगह हम 1/2 लिखेंगे, और क्यूब है तो क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या होगा 8।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/8 गुना आयतन हो जाएगा। अगर हम त्रिज्या को आधा कर दे तो आयतन कितना हो जाएगा, 1/8 गुना। आगे चलिए, अगर बोलता त्रिज्या को 2 गुना कर दे तो r के जगह 2 रखते, 2 का क्यूब कितना हो जाता, आपका आयतन 8 गुना हो जाता। अगर सवाल में यह बोलता कि त्रिज्या को हम 5 गुना कर दे तो r के जगह 5 रखते, 5 का क्यूब यानी आयतन 125 गुना हो जाता। सिर्फ हमें क्या करना है, इसका क्यूब कर लेना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में पूछता कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लगाते, क्या होता है 4πr² और कांस्टेंट को छोड़ देते। बोला क्या है, त्रिज्या को आधा, तो r के जगह हम आधा लिखते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/4 गुना हो जाता। ठीक है, तो जो पूछेगा फॉर्मूला हम लोग उसी का लगाएंगे वृद्धि कमी वाले क्वेश्चन में, लेकिन ध्यान बस यह रखना है कि कांस्टेंट का यूज आपको इसमें नहीं करना है। अगर यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फिर क्वेश्चन बहुत बड़ा आपका हो जाएगा, सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखिए, दो गोलों के आयतन में अनुपात क्या होगा, जहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल में 1/4 का अनुपात। अब इस बात को भी समझिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एरिया का रेशियो क्या है, एरिया का रेशियो है 1/4। बात किसका हो रहा है, बात हो रहा है यहाँ पे गोला का, और गोला का चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या आयतन हो, सब त्रिज्या से निकलता है। तो अगर त्रिज्या दे रखा हो तो क्षेत्रफल स्क्वायर करके निकालते हैं। अगर त्रिज्या दे रखा हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो कैसे निकलेगा, स्क्वायर करके। यहाँ पे देखिए, क्षेत्रफल दे रखा है तो त्रिज्या वर्गमूल करके, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यह इसके त्रिज्या का अनुपात। अब हमें बताना इसके आयतन में क्या अनुपात होगा, तो आयतन का अनुपात निकालने के लिए क्यूब करेंगे, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, अनुपात है तो अनुपात, यही इसके आयतन का अनुपात। विकल्प सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्षेत्रफल का अनुपात यह वाला है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 1/4। तो त्रिज्या का अनुपात कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल का बस वर्गमूल कर लीजिए। त्रिज्या का अनुपात देगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो हम स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, आयतन का अगर अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो इसका घनमूल कर लेंगे, 1 का घनमूल 1, 8 का घनमूल 2। और अगर त्रिज्या का अनुपात पता है, आयतन का अनुपात पूछा जाएगा तो हम क्यूब कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। सवाल नंबर 7 बोला है, एक लंबवृत्तीय बेलन को उसके आधार के समानांतर आधार से उसके 1/3 ऊंचाई पे काटा गया। एक लंबवृत्तीय शंकु है। देखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन समझना जरूरी है। अगर नहीं समझिएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। यह आपका एक शंकु है, ठीक है भाई, शंकु यहाँ पे हम बना दिए। शंकु का आधार कैसा होता है, आधार वृत्ताकार होता है। बोला है कि आधार से 1/3 ऊंचाई, आधार से यानी नीचे से कितना ऊपर, नीचे से 1/3 ऊपर से जो है इसको काटा गया। अब नीचे से जब इसको काटा गया तो बोला है कि बने छोटे शंकु के आयतन का छिन्नक के आयतन के साथ। अब गौर से देखिएगा, इसमें 2 शंकु दिख रहा होगा। एक शंकु कौन सा, यह वाला, एक शंकु तो आपका यह वाला हो गया, ठीक है, एक शंकु यह हो गया, और दूसरा शंकु जो आप बड़ा वाला देख रहे हैं, और जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं छिन्नक यानी कि फ्रस्ट्रम। यह जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह पार्ट आपका क्या कहलाता है, यह पार्ट आपका कहलाता है, यह जो आप देख रहे हैं इतना पार्ट जो है वो आपका कहलाता है फ्रस्ट्रम यानी छिन्नक। फ्रस्ट्रम जो होता है, छिन्नक जो होता है, वह बाल्टी के आकार का होता है। यानी शंकु को अगर ऊपर से काट दीजिएगा ना, तो वही आपका फ्रस्ट्रम यानी कि छिन्नक बन जाता है। बोला है कि काटा कहाँ से गया है, 1/3 से, यानी इसके बीच का देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई अगर 1 है तो ऊपर में यह ऊंचाई कितना होगा, ऊपर में यह ऊंचाई 2 होगा। क्योंकि बोला है कि आधार से 1/3, आधार से 1/3 कहने का मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 3 है तो इससे जो है 1 भाग की ऊंचाई पे काटा गया है, तो शेष भाग का ऊंचाई कितना होगा, 2 होगा। ऊपर से 1/3 बोलता तो यहाँ से यहाँ 1 लेते, बाकी बचा 2 लेते, लेकिन नीचे से बोला है कि आधार से, तो नीचे से यहाँ तक 1, यहाँ से काटा है तो शेष भाग कितना हो जाएगा, 2। अब अगर हम आपसे कहे कि पूरे शंकु का आयतन बताइए, पूरे शंकु का, तो बड़ा वाला शंकु का आयतन देख लीजिए। अगर हम कहे आपसे कि बड़ा वाला शंकु का आयतन बताइए, तो बड़ा वाला शंकु का त्रिज्या कितना होगा, बड़ा वाला और छोटा वाला शंकु के ऊंचाई का अनुपात बताइए। ऊंचाई तो दे रखा है, बड़ा वाला शंकु और छोटा वाला शंकु के ऊंचाई का अनुपात। हम बात कर रहे हैं किसका, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शंकु का, बड़े शंकु और छोटे शंकु के ऊंचाई का अनुपात। तो बड़ा शंकु यहाँ पे हम ले लेते हैं, छोटा शंकु हम यहाँ पे ले लेते हैं कि छोटा शंकु जो है वो 2 है, तो इसका ऊंचाई 2 हो जाएगा, और बड़ा शंकु जो है उसका ऊंचाई कितना होगा, 3 होगा। यह बात समझ पा रहे हैं।
पृष्ठक्रम का ऊंचाई 1, जो बड़ा शंकु है उसका ऊंचाई 3 और छोटा शंकु का ऊंचाई 2। तो यहाँ पे लिए हैं छोटा शंकु, यहाँ पे लिए हैं बड़ा शंकु। क्या लिए हैं यहाँ पे हम? यह छोटा शंकु और यह बड़ा शंकु। अब ऊंचाई का अनुपात दे रखा है तो इससे इसके आयतन का अनुपात निकल जाएगा। कैसे? इसका क्यूब करके। तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। यह क्या हो गया? इसके आयतन का अनुपात। देखो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर यह टर्म समझ गए फिर आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दोनों शंकु के ऊंचाई का यह अनुपात है, तो अगर ऊंचाई का यह अनुपात है तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा? बस आपको इसका क्यूब कर लेना है। तो यह छोटा शंकु का आयतन या बड़ा शंकु का आयतन। सवाल क्या पूछा है कि छोटे शंकु के आयतन का छिन्नक के साथ अनुपात। तो छोटा शंकु जो है, छोटा शंकु का आयतन तो 8 ही रहेगा। अब छिन्नक का आयतन बताइए क्या होगा? तो बड़ा शंकु का आयतन कितना? 27। तो बड़े शंकु के आयतन में से छोटे शंकु के आयतन को घटा लेंगे तो यही छिन्नक हो जाएगा ना। भाई बड़ा शंकु यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसमें से छोटा शंकु यहाँ से यहाँ तक, तो बड़े शंकु के आयतन में से छोटा शंकु का आयतन घटा लेंगे तो छिन्नक बच जाएगा। तो छोटे शंकु का आयतन 8 और बड़े शंकु छिन्नक का आयतन कितना हो जाएगा? 27 - 8 यानी कि 19। आंसर आपका इस क्वेश्चन का यही हो जाएगा। ठीक है, 8:19। एक और सवाल ऐसा देखेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, शंकु का ऊंचाई 40 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे बोला है कि शंकु का ऊंचाई तो ठीक है भाई 40 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोला है? यदि शंकु के आधार के समानांतर एक समतल द्वारा शीर्ष पर एक छोटा शंकु काटा जाता है। देखिए, एक छोटा शंकु काटा गया, कहाँ पे? शीर्ष पे, ऊपर से काटा गया। ठीक है, यह हो गया आपका इसका ऊंचाई। अब बोला है तो छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/64। देखिए, छोटे शंकु और बड़े शंकु के आयतन का यहाँ अनुपात दे रखा है 1/64 यानी कि 1:64। यह क्या है? यह है आपका बड़े शंकु का आयतन, यह है छोटे शंकु का आयतन। तो आप बताइए कि दोनों के ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? ऊंचाई दिया था, क्यूब किए थे तो आयतन निकला था। आयतन दिया, इसका घनमूल करिए तो 1 का घनमूल 1 और 64 का घनमूल 4। यह हो गया बड़े शंकु और छोटे शंकु के ऊंचाई का अनुपात। हमें क्या बताना है? छिन्नक का ऊंचाई। तो आप बताइए, यहां से यहां तक जो है वह किसका ऊंचाई होगा? बड़े शंकु का। तो बड़े शंकु के ऊंचाई को किससे दर्शाया गया? 4 से। इसका मतलब क्या है कि अनुपात 4 का मान, बड़े शंकु का आयतन यहाँ ऊंचाई दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो अनुपात 4 का मान कितना हो गया? 40। हमें क्या बताना है? हमें बताना है छिन्नक की ऊंचाई। अच्छा, यह 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, और छोटा का ऊंचाई कितना है? 1 है, यह 1 है, यह वाला कितना हो जाएगा? 3, और पूरा कितना? 4। इसका मतलब है कि छिन्नक का ऊंचाई पूछा है, मतलब कि अनुपात 3 का मान पूछा है। बात समझ पा रहे हैं? हम रिपीट कर रहे हैं, देखिएगा। छोटे शंकु का ऊंचाई 1, बड़े शंकु का ऊंचाई 4, तो यहां से यहां तक बड़ा शंकु का ऊंचाई यह 4, छोटा का ऊंचाई 1, मतलब यहां से यहां 1, यहां से यहां कितना? 1, तो ये जो बच गया वह कितना होगा? 3। तो क्वेश्चन में दे रखा है बड़े शंकु की ऊंचाई 40, बड़े शंकु की ऊंचाई कितना? 40। यह 40 किसका मान हो गया अनुपात में? 4 का। हमें किसका मान बताना है? हमें बताना है छिन्नक की ऊंचाई। छिन्नक की ऊंचाई अनुपात में क्या होगा? 4 - 1, 3 ही तो होगा। देखिए, यही तो होगा। अनुपात 3 का मान निकालना है तो 3 से गुना कर लीजिए, जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना। यह थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, तो तैयार रहना है कि इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा तो बना लेगा। कुछ टेक्निकल टर्म है जिसको आपको इसमें समझना था। ठीक है, बाकी चीजें तो आसान है। अगला देखिए, बोला है किसी घनाभ के 3 सतह का क्षेत्रफल। देखिए, घनाभ के 3 सतह, टोटल 6 सतह होता है। 3 सतह का क्षेत्रफल 20, 32 और 40 मीटर स्क्वायर है। तो घनाभ का आयतन, जब भी घनाभ के 3 सतहों का क्षेत्रफल आपको दे रखा हो तो घनाभ का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वह कैसे निकालेंगे? रूट अंडर इन सब का गुणनफल। तो हमारे पास है 20, 32 और 40, तो आप लिखिए 20 गुना 32 गुना 40। क्यों होता है इस चीज को भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यही क्या होगा? यही घनाभ का आयतन हो जाएगा। जब सभी 3 सतहों का क्षेत्रफल दे रखा हो, ठीक है, और तब इसका आयतन पूछा जाए तो हमें क्या करना है? इसी के गुणनफल का वर्गमूल करना है। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या है, यहाँ इसमें भी 20 है और इसमें भी 20 है, तो 2 20 में से 1 20 बाहर हो जाएगा, इनटू इसमें 2 बचा, इसमें 32, 32 गुना 64, 64 का वर्गमूल 8, तो 20 8 160, 160 ही इसका आयतन हो जाएगा। घनाभ के 3 सतह का क्षेत्रफल कहने का मतलब यह होता है कि एक सतह का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, दूसरा सतह होता है चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना, LB BH, और तीसरा सतह होता है आपका LH। तो मान लीजिए कि इसका मान दे दिया है x,
इसका मान दिया है y और इसका मान दिया है h, यही तो है। तीन सतह में क्या क्या होता है, एल बी बी एच एल एच, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और लंबाई गुने ऊंचाई, यह होता है इसका तीन सतह। अगर 6 सतह है, घनाभ कहने का मतलब कि कमरा है, कमरा में टोटल 6 सतह होगा, लेकिन दो सतह एक समान होता है, एक जैसा होता है। जैसे फर्श, तो फर्श लंबाई गुने चौड़ाई, छत भी क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो जब तीन सतह का क्षेत्रफल देगा तो समझ जाइए कि तीन अलग अलग, एक फर्श का दे रखा होगा, ठीक है, फर्श या छत में से किसी एक का, एक सामने वाले दीवार का और एक लेफ्ट वाले दीवार का। तो इसलिए एल बी बी एच एल एच। अब अगर हम इन सबको आपस में गुना कर दे, यह इक्वेशन है, तो एल एच एस का एक साथ आर एच एस का गुना एक साथ कर सकते हैं। तो एल दो बार एल स्क्वायर, बी दो बार बी स्क्वायर, एच दो बार एच स्क्वायर, यानी एल बी एच का क्या हो जाएगा, यह होल स्क्वायर, और बराबर इधर क्या है, एक्स गुना वाई गुना, इसको जेड मान लेते हैं, या क्या हमारा जेड है, एक्स गुना वाई गुना जेड, एल एच एस का गुना एक साथ, आर एच एस का गुना एक साथ। अब यहाँ से एल बी एच का मान बताइए, स्क्वायर हटाइएगा, रूट हो जाएगा, रूट अंडर एक्स वाई जेड। तो इसी वजह से हम आपसे कहें एल बी एच का मतलब आयतन, आयतन कितना हो गया, रूट अंडर एक्स वाई जेड, मतलब तीनों संलग्न क्षेत्रफल का वर्गमूल। तो जब भी घनाभ के तीन लगातार सतह का क्षेत्रफल दे रखा हो और आयतन पूछे, तो उसका आयतन हो जाएगा रूट अंडर सभी का गुणनफल। यहाँ देखिए क्या है, यदि एक कमरे का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यह क्या है इसका, यह है लंबाई 30 मीटर, लंबाई को एल से डिनोट कर लेते हैं, यह चौड़ाई है यानी इसको हम बी से डिनोट कर लेंगे, और यह ऊंचाई है, इसको एच से डिनोट कर लेंगे। पूछा क्या है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कमरे का परिमाप और गुना ऊंचाई। यह होता है किसी भी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, फर्श और छत को छोड़ करके। अगर फर्श और छत को ले लेते हैं तो पूरा घनाभ बन जाएगा, पूरा घनाभ बन जाएगा, इसका मतलब उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। लेकिन बोला है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि फर्श और छत के क्षेत्रफल को इसमें नहीं लेना है, तो यह क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, बताइए क्या होगा, लंबाई 30 चौड़ाई 20 है, तो 30 और 20 50, गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना दे रखा है यहाँ पे 40, 40 से गुना करिए, 5 चौके 20 दूना 40, यानी कितना हो जाएगा आपका 4000। यही आपका इसका क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। किसी भी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। सवाल नंबर 11 देखिए, बिल्कुल ऐसा ही आपका सवाल नंबर 12 भी मिलेगा। यहाँ देखिए जो डाटा आप देख रहे हैं ऊपर नीचे जो है एक जैसा है, तो आप इसको ना सबको रूट के फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे 3 है, इसको रूट के भीतर ले जाएंगे तो 9, और पहले से 5 है तो 9 पंचे 45, यानी 3 रूट 5 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 5 के लिए हम लिख सकते हैं रूट अंडर 45 लिखा जा सकता है, माइनस है तो माइनस, 5 के लिए हम रूट 25 लिख सकते हैं, और जो ऊपर आप लिखे हैं वही नीचे है, बस चिन्ह बदला हुआ है, रूट 45 और प्लस क्या होगा आपका यहाँ पे, प्लस रूट 25 होगा। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसका वैल्यू जो है यह जो है किसके बराबर है, यह आपका b प्लस a प्लस b रूट 5 के बराबर है। हमें किसका मान बताना है इस क्वेश्चन में, b का मान। देखिएगा क्या इस बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 रूट 5 को रूट 45 नहीं लिखा जा सकता है। जब आप 3 को ले जाइएगा रूट के भीतर तो स्क्वायर होके आएगा ना, क्योंकि 9 बाहर निकलता है तो 3, तो 3 भीतर जाएगा तो 9, और पहले से 5 इसके गुना में है तो 9 पंचे 45 लिखे, 5 के लिए हम रूट 25 लिख दिए। यह फॉर्म क्वेश्चन का हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन का फॉर्म देख लीजिए क्या है, ऊपर और नीचे डाटा सेम है, यानी जैसने ऊपर वैसने नीचे। क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, ऊपर और नीचे डाटा सेम है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है, ऊपर में माइनस तो नीचे में प्लस, या ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस, सिर्फ चिन्ह का अंतर होगा। तो इसको सोल्व करने का तरीका देखिए क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट इतना भी पूछा जाता है। तो इस वाले को सोल्व करने का तरीका है कि एक बार इन दोनों नंबर को जोड़ लीजिए, तो 45 में 25 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 70 होगा, 45 5 50 और 20 70। और एक बार इस दोनों को गुना कर लीजिए 2 रूट के भीतर, तो 2 रूट के भीतर हम किसका गुना करेंगे, 45 गुने 25 का। एक बार हम क्या किए, इस दोनों को जोड़ दिए तो 45 और 25 70, और एक बार इसी दोनों नंबर को 2 रूट के भीतर गुना करना, यह ट्रिक है। आगे देखिए ऊपर में माइनस तो यहाँ माइनस लगाइए, और अगर ऊपर में प्लस होता तो यहाँ प्लस लगाते, चूंकि यह ऊपर ही डाटा लिखे हैं ऊपर वाला चिन्ह रहेगा। और बट्टा में देख लीजिए, बट्टा में इसी दोनों के वर्गों का अंतर, रूट 45 का वर्ग 45, रूट 25 का वर्ग 25, 45 में से 25 घटाइएगा 20, वर्गों का अंतर यानी रूट हटा लीजिए।
रूट 45 का वर्ग 45, रूट 25 का वर्ग 25, और यह किसके बराबर है, यह आपका a प्लस बी रूट 5 के, a प्लस बी रूट 5 के बराबर। आगे चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिएगा यहाँ पे यह 20 किसके बट्टा में, इसके बट्टा में भी है, 70/20 हो जाएगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, यह 20 इस पूरे के बट्टा में, मतलब इसके भी नीचे लिखेंगे और इसके भी नीचे लिखेंगे, माइनस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा 45 और 25, रूट करिए तो 45 के लिए हम लिख सकते हैं ना, 45 के लिए क्या लिख सकते हैं 9 गुने 5, 45 के लिए हम लिखेंगे ना 9 गुने 5, तो 9 बाहर निकलेगा, 5 रूट के भीतर रह जाएगा, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, तो 3 दूना 6 और 5 30, 6 पंचे 30, 30 बट्टा यहाँ पे क्या होगा 20, और साथ में ऊपर में यहाँ पे क्या बच रहा है आपका रूट 5 बच रहा है। यह बात अगर समझ में आया है तो ठीक, नहीं तो हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए 2 गुना रूट 45 है ना, तो 45 के लिए 9 गुना 5 लिखेंगे, और इसके अलावा 25 है, तो देखिए 9 का वर्गमूल कितना होगा, 2 पहले से है, 9 का वर्गमूल कितना 3, 25 का वर्गमूल कितना 5, और इस यह 5 तो रूट के भीतर रह जाएगा, तो देखिए क्या आ रहा है 5 या 15 दूना 30, इसी वजह से यहाँ पे 30 लिखे हैं, बराबर। इधर आपका a प्लस बी रूट 5 है, तो बी रूट 5 रहने दीजिए। जो वैल्यू कटने वाला है आइए उसको काटते हैं। यहाँ देखिए 0 से 0 काट लीजिए, 7/2 हो गया, 0 से 0 काट लीजिए, 3/2 रूट 5 हो गया। अब इसका कंपैरिजन इसके साथ करिए, a के जगह देखिए क्या वैल्यू है, देखिए रूट 5 के जगह रूट 5 है ना, तो a के जगह क्या वैल्यू है 7/2, तो a का मान इस क्वेश्चन में हो जाएगा 7/2। हमें b का मान बताना है, b का मान क्या होगा, तो b के जगह देख लीजिए रूट 5 के जगह रूट 5 है, तो b के जगह 3/2 माइनस में, तो -3/2 आपका आंसर होगा, क्या होगा -3/2, क्योंकि यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस है, तो -3/2 लेंगे तभी LHS बराबर RHS होगा, तो -3/2 बी का मान होगा। हमें क्या निकालना था बी का मान ही, तो -3/2 यही आंसर, ठीक है। आगे चलिए, अगला सवाल भी बिल्कुल सेम है, इस बार क्या है दोनों रूट के भीतर है, तो कैलकुलेट करिए, एक बार दोनों को जोड़िए तो 5 और 2 7, ऊपर में प्लस है तो प्लस, और एक बार दोनों का गुना 2 रूट के भीतर, तो 2 रूट 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, तो 5 और 2 में अंतर कितना का 3 का, बराबर यह वैल्यू किसका है a प्लस बी रूट 10 का, a प्लस बी रूट 10 का यह आपका मान है। सोल्व करिए, 3 से दोनों में भाग करेंगे तो 7/3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यह हो जाएगा 2/3, 3 से इसमें भाग करिएगा तो 2/3 रूट 10, और बराबर इधर आपका क्या है a प्लस बी रूट 5 है, तो a प्लस बी रूट 5 नहीं है 10 है, तो a प्लस बी रूट 10 अपने जगह पे रख दीजिए। आगे देखिए यहाँ a के जगह क्या है 7/3, तो a का मान आपका कितना हो गया 7/3, प्लस के जगह प्लस, रूट 10 के जगह रूट 10, b के जगह कितना 2/3, तो a का मान 7/3, b का मान 2/3, a का मान 7/3, b का मान 2/3, पूछा है निम्न में से कौन सा सही है, यह वाला आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल में आइए, देखिए यहाँ क्या बोला है, बोला है कि एक पिता अपने बेटे से कहा कि मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था। अगर पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 साल पहले पुत्र की आयु क्या थी। ऐसे क्वेश्चन को गौर से देखिए, पिता का उम्र जो है कितना बोला है, पिता का उम्र बोला है 40 साल, तो जितना पिता का उम्र होगा ना उसका आधा पुत्र का उम्र हो जाएगा, तो पुत्र का वर्तमान उम्र कितना होगा 20 साल। पूछा क्या है सवाल हम लोगों से, सवाल यह पूछा है कि 5 साल पहले पुत्र का उम्र, तो पुत्र का उम्र 20 साल निकला, 5 साल पहले पूछ रहा है तो 5 माइनस कर लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा 15 साल। रिपीट कर रहे हैं समझिएगा, यहाँ देखिए जब भी सवाल ऐसा आए कि तुम्हारे जन्म के समय हमारी आयु तुम्हारे उम्र के बराबर थी, इसका मतलब है कि अगर हम आपसे कहे कि भाई 20 साल जन्म के समय जो है पुत्र अभी 20 साल का है, पुत्र अभी कितने मान लेते हैं कि पुत्र अभी कितने साल का है 20 साल का है, तो अगर बोला जाए कि जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारे वर्तमान आयु के बराबर, तो जिसका उम्र 20 साल है इसका जन्म तो 20 साल पहले हुआ था, यानी 20 साल पहले पिता का उम्र 20 साल था, तो अभी पिता का उम्र कितना हो जाएगा 40 साल। समझ पा रहे हैं। अगर हम आपसे कहे कि 10 साल पहले पिता का उम्र पुत्र के उम्र का, अगर यह बोला जाए कि एक पिता अपने बेटे से कहा कि मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था, तो इसका मतलब है कि अगर बोला जाए कि 10 साल पहले जो है हमारा उम्र 10 साल था तो अभी क्या हो जाएगा 20 साल, तो सेम यही केस यहाँ पे बन रहा है। बोला है कि पिता की आयु 40 साल है तो पुत्र का उम्र बताइए, तो पिता का उम्र अगर 40 साल है तो पुत्र का उम्र इसका आधा 20 साल हो जाएगा, और अगर पुत्र का उम्र दे रखा हो तो पिता का उम्र 2 गुना करके निकाल लीजिएगा। इजी सा, जब भी ऐसा सवाल आए ठीक है तो क्या करना है,
पिता का उम्र अगर देगा उसको आधा करेंगे पुत्र का वर्तमान उम्र, और पुत्र का उम्र अगर दे रखा होगा उसको दोगुना करेंगे पिता का आयु निकलेगा, वर्तमान आयु निकलेगा। अब वर्तमान आयु निकल गया, फिर 5 साल पहले का पूछेगा 5 जोड़ घटा लेंगे, 5 साल बाद का पूछेगा 5 जोड़ देंगे। अगला सवाल देखिए, बोला है 27, 31, 29 और 37, 4 नंबर है आपके पास, 27, 31, इसके अलावा 29 और 37। बोला है कि इन सब में से क्या घटाया जाए ताकि शेष समानुपाती हो जाए। इसको हमें क्या बनाना है, समानुपाती। समानुपाती का मतलब समझते हैं, अगर कोई 4 नंबर ABCD को बोला जाए कि समानुपाती है, इसका मतलब है कि A/B बराबर क्या होना चाहिए, C/D, दोनों का रेशियो बराबर हो जाना चाहिए। समानुपाती होने का मतलब A/B बराबर C/D होना चाहिए। तो यह 4 नंबर समानुपाती कब होगा, जब 27/31 बराबर 29/37 हो जाए। लेकिन बोला है कि चारों में क्या जोड़े या चारों में से क्या घटाए, तो सब में से घटाना पड़ेगा। प्रत्येक में से क्या घटाए, तो बारी बारी से हम मान लेंगे कि x घटाएंगे, प्रत्येक में से x घटा के इसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यह थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा अगर इस तरह से बनाइएगा। तो ट्रिक देखिए क्या है, सवाल समझ गए हैं। सवाल क्या है कि प्रत्येक में से क्या घटाए, घटाने की जगह जोड़ना भी हो सकता है, दोनों का तरीका एक ही है ताकि यह समानुपाती हो जाए। तरीका क्या होगा, गौर से देखिएगा। पहले दोनों का अंतर बताइए कितना का, सर 27 और 31 में 4 का, पहला दोनों का अंतर निकालिए, और फिर आखिरी दोनों का अंतर निकालिए। 29 और 37 में अंतर कितने का, 8 का। इसका अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात में वैल्यू कट रहा है तो काटिए, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, वैल्यू छोटा जितना हो पाए कर लीजिए। हम इसका अंतर निकाले और उसका रेशियो निकाल लिए। अब क्या करना है, इस एक से जो है यहाँ पे गौर से देखिएगा, हमें क्या करना है, इधर से क्रॉस में बाद वाला से इसमें गुना करना है। तो 2 से 27 में गुना करिए, कितना हो जाएगा, 54। और इससे इसके पहले टर्म में, इससे 2 टर्म में से इसके पहले टर्म में इस वाले से, तो इसके पहले टर्म में इस वाले से, दोनों का डिफरेंस निकालिए। और बट्टा में दोनों अनुपात का अंतर, एक का अंतर है तो 1। 54 में से 29 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा, 25। आंसर आपके क्वेश्चन का 25। अब इन चारों में से 25 घटा के देखिए, समानुपाती हो जाएगा। 27 में से 25 घटाइए 2, बट्टा 31 में से 25 घटाइए, कितना हो जाएगा, 6। 29 में से 25 घटाइए, क्या होगा, 4। और 37 में से 25 घटाइए, कितना हो जाएगा, 12। देखिए 4 तिया 12, 1/3, 2 तिया 6, 1/3 बराबर हो गया। तो हमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंस, पहला दोनों का, लास्ट के दोनों का डिफरेंस निकालना है। अगर कट रहा होगा तो काटेंगे। इससे गुना करना है इसमें, इससे गुना करना है इसमें, इसके डिफरेंस में जो है, इसके डिफरेंस में अनुपात के अंतर से भाग करके आंसर आपको निकाल लेना है। क्या बन रहा है, विकल्प ए। ऑप्शन से भी आप ट्राई कर सकते हैं, जिस ऑप्शन को घटाने पे अनुपात समानुपात में हो जाएगा वो ऑप्शन भी हमारा आंसर होगा। 24/60 के लिए तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है, तृतीयानुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन हम लोगों से पूछा गया है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका B²/A। क्या होगा, B²/A। अब A और B कौन होगा, दो वैल्यू में से जो दूसरा वैल्यू होगा वो B का मान होगा। तो B की जगह यहाँ 60 है, तो 60 का स्क्वायर यानी कि 60 × 60 और बट्टा A यानी कि जो पहला मान है 24। काटिए, 12 दूना 24 और 12 पंचे 60, 2 से काटिएगा कितना हो जाएगा, 30। 30 × 5 कितना, 150। तो 150 आपका इन दोनों नंबर का तृतीयानुपाती हो जाएगा। तृतीयानुपाती इन दोनों का 150। मध्यानुपाती पूछता है, तो मध्यानुपाती का क्या फॉर्मूला होता है, √AB। कोई दो नंबर है और अगर उन दोनों का मध्यानुपाती पूछा जाए तो मध्यानुपाती के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, √AB। चतुर्थानुपात भी पूछता है, अगर चतुर्थानुपात पूछ दे तो वहाँ 3 नंबर आपको मिलेगा। वहाँ पे हमें करना है B × C/A। अगर कोई 3 नंबर है और उसका चतुर्थानुपात पूछा गया है तो दूसरा और तीसरा के गुणनफल में पहला से भाग करेंगे। मध्यानुपाती पूछेगा 2 नंबर देगा, पहला को A दूसरा को B मानेंगे। तृतीयानुपाती पूछेगा वहाँ भी 2 नंबर देगा, उसमें से पहला को A दूसरा को B मानेंगे। तृतीयानुपाती B²/A, मध्यानुपाती √AB और चतुर्थानुपात होता है B × C/A। तो यह था इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। PDF डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा, मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।